नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम RKSMB के का बेसलाइन जो असेसमेंट 16, 17 और 18 तारीख को होने वाला है, उसका मॉडल पेपर हम हल करेंगे। और ये कक्षा 8 का हिंदी विषय का बेसलाइन असेसमेंट है, यानी कि ये जो क्लास 8 और हिंदी विषय का है, हिंदी विषय का बेसलाइन असेसमेंट है। आइए एक एक करके सभी प्रश्न देखते हैं। इसमें टोटल 15 प्रश्न आएंगे और वो आपको हल करने होंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है, यानी कि पहले निर्देश पढ़ लेते हैं। यह मूल्यांकन विद्यार्थी स्वविवेक से करेंगे। विद्यार्थी को सभी प्रश्न करने अनिवार्य। शिक्षक विद्यार्थी को केवल प्रश्न समझाने में सहायता करेंगे। टिप्पणी करते समय विद्यार्थी के समग्र गतिविधियों का ध्यान रखिए। शिक्षक के लिए, यानी कि पहला प्रश्न है, समान लगने वाले शब्दों के अर्थ उनके सामने लिखिए। यानी कि जो हमें समान लगते हैं, जैसे अन्न है तो अन्न का समानार्थक शब्द यानी कि पर्यायवाची शब्द क्या होता है, वो हमें लिखना है। तो अन्न का हो जाएगा अनाज, और का अन्न का हो जाएगा अनाज, और अन्य का हो जाएगा दूसरा। यानी कि दो एक जैसे शब्द दिख रहे हैं लेकिन इसका अर्थ है वो अलग अलग है। वैसे ही और, यानी कि जो एक मात्रा लगी हुई है उसका मतलब होता है और का मतलब होता है तरफ, और दो मात्रा वाला जो और है उसका मतलब होता है तथा या एवं। गय के अंदर है समान और सम्मान। समान का मतलब होता है एक जैसा और सम्मान का मतलब होता है आदर। उसके बाद में है पानी और पानी। पानी का मतलब होता है जल और पानी का मतलब होता है हाथ। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न है, नीचे दिए गए वाक्यों में कारक चिन्ह को रेखांकित कीजिए। यानी कि जो कारक चिन्ह जैसे कर्ता, ने, कर्म, को, यानी कि ने, के, में, पर, ये, के लिए, ये जो होते हैं वो कारक चिन्ह होते हैं, उसको हमें इस वाक्य में से अलग करना है। तो दूसरा प्रश्न है, दूसरे प्रश्न का पहला है कि बाहर सरकार, तो यहाँ हमें अंडरलाइन, रेखांकित का मतलब होता है अंडरलाइन करना। तो ने है तो ने ये कारक चिन्ह है तो इसको अंडरलाइन कर दिया। उसके बाद में को है, को अंडरलाइन कर दिया। से है, ये भी कारक चिन्ह है, से को भी अंडरलाइन कर दिया। वैसे ही मैदान में, तो ये में है वो कारक चिन्ह है। उसके बाद में है के लिए, ये भी कारक चिन्ह है। और देश राज कुर्सी पर बैठा है तो पर है, वो भी कारक चिन्ह है। तो ये जो कारक चिन्ह है उसको अंडरलाइन रेखांकित करना है। उसके बाद में है तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित शब्द समूह को पढ़कर स्थानों की पूर्ति करनी है। जो लड्डू, जलेबी, पेड़ा, बर्फ़, कलाकंद, ये सब क्या है, तो ये है मिठाई। गिलास, चम्मच, थाली, लोटा, कटोरी, ये क्या है, तो ये हो जाएंगे बर्तन। उसके बाद में है चौथा प्रश्न, नीचे दिए गए प्रश्नों के शब्दों के अर्थ भी लिखिए और सरल वाक्य बनाइए। यानी कि इनके सरल वाक्य बनाने हैं शब्दों का। तो गुस्सा, गुस्सा हमें पता ही है, गुस्सा का अर्थ होता है यानी कि गुस्सा करना। तो यहाँ वाक्य में प्रयोग कर देते हैं इसका कि मुझे गुस्सा बहुत आता है। उसके बाद में दोस्ती, दोस्ती का वाक्य में प्रयोग कर देंगे, राम और श्याम की अच्छी दोस्ती है। उसके बाद में गए उपहार, तो उपहार का वाक्य में प्रयोग कर देंगे, मुझे जन्मदिन, यहाँ हो जाएगा जन्मदिन पर कई उपहार मिले। उसके बाद में गए परिणाम, तो यहाँ हो जाएगा परिणाम का वाक्य में प्रयोग हो जाएगा, कक्षा 8वीं का परिणाम आ गया। उसके बाद में है पाँचवा प्रश्न। पाँचवा प्रश्न, नीचे दिए गए बॉक्स में शब्द को छांट कर उचित स्थान पर लिखिए। यानी कि नीचे दिए गए जो शब्द है उसको छांट करके उचित स्थान, यानी कि व्यक्तिवाचक जो संज्ञा वाले शब्द है वो यहाँ लिखने हैं, और जातिवाचक संज्ञा वाले यहाँ लिखने हैं, और भाववाचक संज्ञा वाले यहाँ लिखने हैं। उसके बाद में यानी कि व्यक्तिवाचक में आ जाएंगे पिछला झील, बाड़मेर, लोहागढ़, शिवांगी। जातिवाचक में गाय, नदी और शहर। भाववाचक में बुढ़ापा, ये बुढ़ापा लिखा है लेकिन यहाँ बुढ़ापा हो जाएगा ऊ की मात्रा, और यहाँ पर बुढ़ापा, बचपन, मिठास, लालच और गरीबी। उसके बाद में छठा प्रश्न है, निम्नलिखित मुहावरों को अर्थ लिखकर उसके वाक्य में प्रयोग कीजिए। यानी कि मुहावरा का अर्थ भी लिखना और वाक्य में प्रयोग करना है। तो आँख का तारा, यानी कि आँख का तारा का मतलब होता है बहुत ही प्यारा होना, और वाक्य में प्रयोग हो जाएगा, राम अपने पिता की आँख का तारा है। खे के अंदर है आग बबूला होना, यानी कि इसका मुहावरे का अर्थ होता है गुस्सा होना। प्रयोग हो जाएगा, गृह कार्य नहीं करने पर टीचर आग बबूला हो गई। उसके बाद में सातवां प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों को संयुक्त व्यंजन अलग करने हैं। जैसे यहाँ उदाहरण दिया हुआ है उसी प्रकार से सा है तो सा का अलग कर दिया, ये आधा जो अक्षर है संयुक्त जो व्यंजन है उसको अलग कर दिया। सच्चा में चा है वो अलग है, संयुक्त व्यंजन है। खट्टा में टा है वो संयुक्त व्यंजन है। अब्बा में बा है वो संयुक्त व्यंजन है। टिड्डी में डी है वो संयुक्त व्यंजन है। खच में च है वो संयुक्त व्यंजन है, और हक्का में का है वो संयुक्त व्यंजन है। उसी प्रकार
8वां है अगला, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखना है। जो नियम के अनुसार है तो उसको नियमित कहते हैं। जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसको आस्तिक कहते हैं। जो पढ़ा लिखा नहीं हो उसको अनपढ़ कहते हैं। जो शर्माता बहुत हो उसको शर्मीला कहते हैं। नेक्स्ट है 9वां, निम्नलिखित वाक्यों में विशेषण शब्द को छांट कर लगाना, यानी कि वाक्यों के अंदर जो विशेषण होता है, यानी कि विशेषण कहते हैं जो संज्ञा शब्दों की विशेषता बताते हैं उसको विशेषण कहते हैं। तो विशेषण हो जाएगा सीता सुंदर लड़की है, तो यहाँ पर तो सुंदर है वो क्या है विशेषण, तो यहाँ लिख दिया। वह तेज दौड़ता है, तो यहाँ है तेज है वो विशेषण है, तो वो यहाँ लिख दिया। भारत बहुत बड़ा देश है, तो बहुत है वो विशेषण है, तो यहाँ लिख दिया। उसके बाद मैंने ताज़ा, तो ताज़ा यहाँ विशेषण है, यहाँ ताज़ा लिख दिया। और यहाँ पर अच्छे हैं वो विशेषण है, वो यहाँ लिख दिया। नेक्स्ट है 10वां, नीचे दिए गए वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। तो यहाँ राम अपने विद्यालय गई, तो यहाँ राम है वो पुल्लिंग है, तो यहाँ पर हमें गई है वो स्त्रीलिंग के लिए आया है, तो यहाँ पर हम पुल्लिंग करके लिखना है। राम अपने विद्यालय गया। यहाँ वह तेज़ दौड़ती हुई पास आया, तो यहाँ हो जाएगा वह तेज़ दौड़ता हुआ पास आया। यहाँ सुरेश आज जयपुर जाएगी, तो यहाँ हो जाएगा सुरेश आज जयपुर जाएगा। तुम दोनों कहाँ हो, तो यहाँ हो जाएगा तुम दोनों कहाँ गए। उसके बाद में होता है जापान एशिया महाद्वीप में रहता है, तो इसका हो जाएगा जापान है वो एशिया महाद्वीप में स्थित है। नेक्स्ट है 11वां प्रश्न, नीचे लिखे वाक्यों में सर्वनाम शब्दों को रेखांकित कीजिए। तो यहाँ हो जाएगा म सर्वनाम है, उसके बाद में आप है वो सर्वनाम है, उसके बाद में जो है वो सर्वनाम है, उसके बाद में सो है वो सर्वनाम है, और तुम है वो सर्वनाम है। उसको रेखांकित यानी कि अंडरलाइन कर दिया। उसके बाद में नेक्स्ट है 12वां प्रश्न, अपरिचित व्यक्ति से खतरा होने पर आप क्या करेंगे। तो यहाँ में जो आपने विचार होता है वो भी आप लिख सकते हो, यानी कि जो अपरिचित व्यक्ति अनजान व्यक्ति उससे अगर आपको खतरा है तो आप जो भी करेंगे वो लिख देना है। तो यहाँ मैंने लिखा है कि अगर वो हमें किसी अपरिचित व्यक्ति से खतरा होता है तो हम सबसे पहले अपने परिवार को बताऊँगा, तथा एकांत में हूँ तो ज़ोर से चिल्लाऊँगा तथा किसी सुरक्षित स्थान की तरफ दौड़ जाऊँगा। नेक्स्ट है 13वां प्रश्न। 13 प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों को कोष्ठ में दिए गए हैं शब्दों के आधार पर पूरा करना है। बहादुर दिया गया है, लेकिन वाक्य के अनुसार इसको शब्द को प्रयोग करना है। तो मुझे उसकी पर गर्व है, यानी कि बहादुरी पर गर्व है, बहादुरी हो जाएगा। मेहनत का मेहनती हो जाएगा, यानी कि दोनों बहनें पढ़ने में मेहनती है। लवीन दूध पीकर सो गया, पीना क्रिया है, उसको यहाँ वाक्य के अनुसार प्रयोग करना है, तो पीकर सो गया। अरुणा की पूंजी उनकी ईमानदार है, तो इसको ईमानदारी है, तो यहाँ ईमानदारी प्रयोग हो जाएगा। नेक्स्ट है गद्यांश को पढ़ कर के उत्तर देने हैं। पहले हमें ध्यानपूर्वक इस गद्यांश को पूरा पढ़ना है। गद्यांश को यहाँ मैं पढ़ के सुना देता हूँ। गागर में सागर भरने की उक्ति को चरितार्थ करते हुए हम कह सकते हैं कि राजस्थान का भविष्य उज्ज्वल है। कुछ उद्योगपतियों की ऐसी मान्यता है कि यदि हम पर्याप्त शांति और पानी उपलब्ध हो सके तो राजस्थान भारत का बर्मिंघम बन सकता है। इंदिरा नहर, गंगा नहर, चंबल नहर आदि के पूर्ण हो जाने से निश्चय ही राजस्थान का कायापलट हो जाएगा। तो यहाँ पहला प्रश्न है कि इस गद्यांश में भविष्य उज्ज्वल होने की बात की गई है, यानी कि किसका भविष्य उज्ज्वल होने की बात की गई, तो यहाँ हो जाएगा राजस्थान का। उसके बाद में गागर में सागर भरने मुहावरे का अर्थ बताइए। तो थोड़े शब्दों में बहुत बड़ी बात कह देना, ये हो जाएगा इसका मुहावरे का अर्थ। नेक्स्ट है उद्योगपतियों की क्या मान्यता है, तो यहाँ हो जाएगा यदि पर्याप्त शांति और पानी उपलब्ध हो तो राजस्थान को भारत का बर्मिंघम बन सकता है, ये उद्योगपतियों की मान्यता है। नेक्स्ट है हमें अपने राज्य के विकास में किस प्रकार योगदान कर सकते हैं, तो यहाँ हो जाएगा कृषि तथा उद्योगों को बढ़ावा दे करके। और उसके बाद में है कि उपयुक्त गद्यांश को उचित शीर्षक दीजिए। तो इसका शीर्षक हो जाएगा राजस्थान का उज्ज्वल भविष्य, ये इसका शीर्षक हो जाएगा। नेक्स्ट है 15वां प्रश्न, विद्यालय में प्रवेश प्राप्त करने के लिए अपने प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखना है, यानी कि आपको एक एप्लीकेशन लिखनी है, और वो इस प्रकार से है। यहाँ सबसे पहले सेवा में, उसके बाद में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, जो भी अपने विद्यालय का नाम है वो यहाँ आ जाएगा। उसके बाद महोदय, और उसके बाद में लिखना उपरोक्त विषय अंतर्गत निवेदन है कि मैंने कक्षा 7वीं अच्छे अंकों से उत्तीर्ण कर ली है तथा अब मैं इस विद्यालय में कक्षा 8वीं में प्रवेश लेना चाहता हूं, अतः मुझे कक्षा 8 में प्रवेश दिलाने की कृपा करावें। धन्यवाद।
और यहाँ हो जाएगा आपका आज्ञाकारी शिष्य, यहाँ पर नाम अपना लिख देना है और यहाँ आ जाएगा अपना नाम। तो साथियों ये था RKSMBK का बेसलाइन असेसमेंट जो आपके दिनांक 16, 17, 18 को होने वाला है, उसका मॉडल पेपर का हल। और आशा करता हूँ मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर और लाइक करें। धन्यवाद।